नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाक त्यागी। अब से बस 3 घंटे बाद नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले लेंगे। अब 3 घंटे ही बचे हैं मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में और इस वक्त आपको बता दें कि 5 टियर सिक्योरिटी के साथ राष्ट्रपति भवन जो है वो तैयार हो चुका है समारोह के लिए और मोदी का मंत्रिमंडल भी तैयार हो चुका है। 45 मंत्री आज मोदी के साथ शपथ ग्रहण समारोह में आज शपथ लेंगे। जो खबरें फिलहाल निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक मोदी के साथ 45 और मंत्री भी होंगे जो इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान शपथ लेंगे और राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, गोपीनाथ मुंडे, रविशंकर प्रसाद, मेनका गांधी, नजमा हेपतुल्ला तमाम नाम होंगे जो मोदी के इस कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, जिसमें नितिन गडकरी भी हैं। तो कई बड़े नाम होंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन है, निर्मला सीतारमण है। हालांकि कुछ नामों को लेकर असमंजस अभी भी बरकरार है। तो क्या कुछ सरप्राइज पैकेज मोदी लेकर आएंगे? क्या मंत्रियों के विभागों में जो अभी तक अटकलों का दौर है उन्हीं पर मोहर लगेगी या फिर मोदी वहां पर भी कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स लेकर आएंगे? इन तमाम पहलुओं पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जैसे जैसे खबर जो है आगे बढ़ रही है, जो कुछ हमें डेवलपमेंट मिल रहा है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि 24 कैबिनेट मंत्री होंगे और 11 जो हैं वो एमओएस होंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे या इंडिपेंडेंट प्रभार जो है उनको दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर 45 मंत्री होंगे उनके मंत्रिमंडल में। और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो उसी फॉर्मूले को यहां पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश है। मौका भी है क्योंकि मोदी को जिस तरह का जनाधार मिला है, कोई दबाव नहीं है सहयोगी दलों का कि भाई हमें इतने पद चाहिए ही चाहिए तभी समर्थन करेंगे। तो उस तरह की कोई बार्टर सिस्टम भी वहां नहीं हो रहा है। तो मोदी के पास एक पूरा खुला मैदान है अपनी टर्म्स एंड कंडीशन ले डाउन करने के लिए। तो यहां पर उन्होंने एक छोटी कैबिनेट बनाकर यह संदेश देने की कोशिश की है। जो उन्होंने नारा दिया था कि छोटा प्रशासन सुखी शासन, वो लगभग पूरा भी करने की कोशिश कम से कम फर्स्ट स्टेप में तो वो दिखा ही रहे हैं। देना पड़ेगा इस बात। चलिए, तो हम आपको यह भी बता रहे हैं कि मोदी के मंत्रिमंडल में क्या चेहरे हो सकते हैं। लेकिन मोदी को जिस तरह का जनाधार मिला, जिस तरह के सपने बेचकर सपनों के सौदागर बनकर मोदी इस कुर्सी तक पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है उम्मीदें बहुत ज्यादा है। लोगों में क्या उतना पेशेंस है? क्योंकि किसी भी पॉलिसी को अमली जामा पहनाने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। या फिर मोदी एक जादू की झड़ी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि लेकर आए हैं। गृह मंत्रालय के हिसाब से अगर देखिए तो आतंकवाद, नक्सलवाद, आपदा प्रबंधन और केंद्र और राज्य संबंध ये अहम मुद्दे रहेंगे। आतंकवाद के संदर्भ में सरहद पर शांति बहाली हो इसकी कोशिशें होंगी और सिमी, आईएम जैसे घरेलू आतंकी संगठनों पर लगाम लगाना एक चुनौती यहां पर मोदी सरकार के पास होगी। कश्मीर में जो इन्फिल्ट्रेशन होता रहता है, घुसपैठ होती रहती है, उसको लेकर मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान पिछली सरकार को खूब निशाने पर लिया था और बड़े कड़े बयान दिए थे। लेकिन क्या कुर्सी की अपनी मजबूरियां होती हैं, क्या कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो क्या उसका एहसास मोदी को अब होगा? बांग्लादेशी आतंकवाद से मुकाबला, उन्होंने घुसपैठियों की बात कर पश्चिम बंगाल में बीजेपी का खाता तो खुलवा दिया, लेकिन उन घुसपैठियों के लिए वो क्या कुछ करेंगे, ये अपने आप में एक सवाल होगा। उत्तर पूर्व विद्रोहियों का वो क्या कुछ करेंगे? नक्सलवाद में माओवादी आंदोलन का खात्मा करना, ये एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी। किस तरह से नक्सली इलाकों में वो विकास कार्य कर सकते हैं और किस तरह से नक्सलियों को मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ा जाए और यहां पर उनकी नाराजगी को खत्म किया जाए, तो ये अपने आप में एक बड़ा चुनौती का सबब यहां पर रहने वाला है। राज्यों के बीच बेहतर तालमेल हो, आमतौर पर जिस तरह से आतंकी घटनाएं हुई या तमाम इस तरह की चीजें जब निकलकर उभर कर सामने आती हैं, तो यही कहा जाता है कि केंद्र सरकार की तरफ से हमें कोई अलर्ट नहीं था या फिर केंद्र ने हमें प्रॉपर फंड नहीं दिए थे। बहुत सारे इस तरह के इफ एंड बट्स होते हैं। लेकिन आज यहां पर कोऑर्डिनेशन करना, सुरक्षा बलों को बेहतर सुविधाएं देना, ये तमाम चुनौतियां आज मोदी के सामने खड़ी हैं। चलिए, तो हमारे साथ कमर आगा साहब भी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार भी हैं और आतंकवाद को यहां पर अगर उनसे समझने की हम कोशिश करें, मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती है कमर आगा साहब, आतंकवाद। जिस तरह से कड़े बयान उन्होंने दिए पिछली सरकार को लेकर और तमाम आवाम को लगा कि भाई देखिए ये तो आर या पार कर देगा। जब आप एक जिम्मेदारी भरे पद पर बैठते हैं तो क्या वो कड़े बयान आप इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं पॉलिसीज में? हाँ, बहुत सही कहा आपने। ये एक बड़ी चुनौती है उनके सामने
उनका जो एजेंडा है उनके आतंकवाद से वो डील करना चाहते हैं। नंबर 1 जो देश के अंदर आतंकवाद है, नक्सल आतंकवाद हो या दूसरे संस्थाएं जो सिमी जैसी कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं जो बन गई हैं उनसे निपटना, फिर उसके बाद बॉर्डर पार से जो आतंकवाद आ रहा है उनसे डील करना, यानी पाकिस्तान से जो आतंकवाद आ रहा है। इनके 2 पॉइंट प्रोग्राम है। पहला तो ये है कि उनका मानना ये है कि अगर डेवलपमेंट होता है तो उससे इंटरनल जो यहाँ पे जो आतंकवाद खासतौर से नक्सली आतंकवाद है उससे निपटने में काफी उनको मदद मिलेगी। जिस क्षेत्र में ये हो रहा है, नक्सलवादी मूवमेंट बढ़ा है या माओवादी जिनको हम लोग कहते हैं, वो क्षेत्र बहुत ही पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। तो वहाँ पे उनका जो प्लान होगा वो ये होगा कि वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाए। बात बहुत दिनों से हो रही है डेवलपमेंट की, लेकिन वहाँ पे कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बड़े नहीं लग पाए हैं। तो ये लगाना चाहिए। कॉमन आदमी की तरह से समझने की कोशिश करती हूँ कि 10 साल यूपीए की गवर्नमेंट थी, ठीक है। आप वहां पर देखते हैं कि एक प्रधानमंत्री था जो अच्छा पढ़ा लिखा इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री था, एक पूरी अच्छी टीम उनके साथ वहां मौजूद थी, डेवलपमेंट की बड़ी योजना उन्होंने भी चलाई, लेकिन 10 साल में हमने कोई बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं देखे। कम से कम अगर मैं नक्सल प्रभावित एरियाज की अगर बात करूं वहां पर, या नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट की बात करूं, जिसका असर हमने नतीजों में देखा भी उनकी नाराजगी का। तो क्या मोदी के पास कोई ऐसे कौन सा मैजिक बैंड होगा कि वो अचानक से सब कुछ बदल डालेंगे? कोई मैजिक बैंड की बात नहीं है, ये एक शासक इनकी बात है। अगर वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बना देते हैं और जो इसमें करप्शन ना हो। पिछली सरकार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी, इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज तो थी उनके पास, लेकिन उनको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे। इच्छा शक्ति भी कहीं कहीं कम नजर आती थी। मोदी जी जरा थोड़ा फर्म लग रहे हैं अभी तक, तो जो जितने भी उनके स्टेटमेंट आए, बाकी तो आने वाला समय बताएगा। वो काफी फर्म है और उन्हीं ने एक प्लान बनाया है डील करने के लिए। उसका उन्हीं ने काफी इलेक्शन में बातचीत की है, लोगों से जनता के बीच में लेके गए उस प्लान को, और वो प्लान काफी वायबल भी नजर आता है उनके सामने। वो सारी चीजें भी सामने हैं जिसकी वजह से कांग्रेस सरकार जो उनको नहीं इंप्लीमेंट कर पाई थी। तो ये तो नेशनल लेवल का हो गया। बाहर के लिए उन्हीं ने पाकिस्तान से आने वाले यानी सीमा पार से जो या बांग्लादेश से दो जो समस्याएं दोनों तरफ से निपटने के लिए उन्हीं ने पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों पे वो प्रेशर डालने। बांग्लादेश से हमारी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसलिए, लेकिन बांग्लादेश की घुसपैठ और उन घुसपैठियों का कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल का पूरा उड़ीसा वो पूरा बेल्ट जो है उसका विकास जो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है, उसमें बांग्लादेश की घुसपैठ एक बड़ा अहम मुद्दा रहती है। जी, बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन हमें बांग्लादेश से इतनी समस्याएं नहीं है क्योंकि वहां पे जो इस समय सरकार है वो बहुत हमारी दोस्त सरकार है, फ्रेंडली गवर्नमेंट है वहां के ऊपर, और हमारे साथ कोऑपरेट भी कर रही है। तो हम समझते हैं उसमें 2-3 तरीका है। एक तो उस क्षेत्र का डेवलपमेंट, बांग्लादेश का डेवलपमेंट, जो रीजनल डेवलपमेंट की वो बात कर रहे हैं उसमें बांग्लादेश का भी डेवलपमेंट शामिल है, और फिर उसके बाद उस क्षेत्र का पूरा डेवलपमेंट करना। देखना ये होगा कि किसी भी सूरत से जो वहां से रिफ्यूजी या वहां से इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं हिंदुस्तान में आके सेटल हो जाते हैं, वो आने की वजह केवल ये है कि यहाँ पे उनको नौकरियां मिल जाती हैं, काम मिल जाती है, जीविका वो हासिल करने के लिए आते हैं। तो उनको एक तो वहीं पे कुछ नौकरियां प्रोवाइड करना, दूसरे लेजर फेंसिंग करना, वहां पे बॉर्डर को सील करना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हैं या दूसरे मेजर हैं जिनको हम लोग कहते हैं उनको लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं उनको आइडेंटिफाई करके वापस करना। इसमें हमें बांग्लादेश का कोऑपरेशन भी मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान का जहां तक मसला है वो एक बहुत जटिल समस्या है। पिछले 50 साल जब से पाकिस्तान बना है तब से आतंकवाद है। इन्हीं आतंकवादियों की मदद से उन्हीं ने कश्मीर का एक हिस्सा हड़प किया, ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको कहते हैं। फिर 65 की जंग में इन आतंकवादियों का इस्तेमाल किया, 71 की जंग का इस्तेमाल किया। फिर यहाँ पर एक मैं आपको यहाँ बीच में माफी चाहूंगी, रोक रही हूँ, क्योंकि मेरे जहन में जो सवाल एक आम आदमी के लिहाज से अगर मैं आपसे समझने की इसको कोशिश करूं कि नवाज शरीफ को हमने देखा कितनी प्रेशर के बाद वो यहां आने के लिए राजी हुए। इंटरनल मिनिस्टर भी विरोधाभासी बयान देते हैं, वहां के सैन्य अधिकारी भी मुखालफत करते हैं, तो वहां पर एक प्रेशर नवाज शरीफ पर साफ नजर आता है। और हमने पास्ट रिकॉर्ड भी अगर देखें तो गवर्नमेंट चाहे पीस चाहती हो, लेकिन वहां की मिलिट्री जो है कुछ अलग ही काम करती हुई नजर आती है। तो चलिए, मोदी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन क्या ये फिजिबिलिटी है कि वहां पर भी सब कुछ ठीक हो जाए और वहां की गवर्नमेंट भी अपने आदमी को कंट्रोल में कर सके? आप खुद को अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? मेरा बहुत सही बात तुमने कही, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन एक संकेत वहां ये चला गया है कि भारतवर्ष में जो सरकार आ रही है, मोदी जी की जो सरकार है, ये बहुत सख्ती से इस मसले को डील करेगी। अभी तक ये था कि उनको ये लगता था कि एक कमजोर सरकार है, जो कुछ भी कर लो करके वो निकल जाते थे। अब उनको ये बात
कोई भी अगर मिलिटेंट अटैक होता है तो उनको कई बार सोचना पड़ेगा। देखिए डिप्लोमेसी के बहुत तरीके होते हैं। एक तो ये था बातचीत करके प्रेशर बनाना, दूसरे बातचीत न करके प्रेशर बनाना, तीसरे कोवर्ट वॉर भी इसका एक हिस्सा होता है। तो बहुत सी चीजें, बहुत ऑप्शंस हैं जो इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। मैं यहाँ पर एक चीज और समझना चाहूंगी, जब हम भाषण सुन रहे थे मोदी जी के, बड़ी बड़ी बातें की कि भाई वहां पर वो हमारे सैनिकों के सर काट के ले जा रहे हैं, यहाँ पर हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, वहां पर कसाब बिरयानी खा रहा है, यहाँ पर मसूद जो है खुला घूम रहा है और केस किस तरह से वहां पर नहीं चल रहा है, बहुत सारे आरोप लगे, कड़ी बयानबाजी जो शायद यूथ को और एक आम आदमी को एकदम से उत्तेजना में भर दे कि हाँ भाई ये आदमी है जो सॉलिड बातें कर रहा है। लेकिन जब आप एक गद्दी पर बैठे हैं, जब आप नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब उन बातों को क्या मोदी जी इंप्लीमेंट कर पाएंगे? देखिए उम्मीद है, इसलिए कि अगर वो नहीं करेंगे तो उनके पास फौरन प्रश्न चिन्ह आ जाएगा कि ये भी उसी तरह डील कर रहे हैं और पब्लिसिटी। तो इस बात को मोदी, मैं समझता हूँ, बहुत अच्छी तरह समझते हैं और उनको फर्म एक्शन लेना पड़ेगा। पाकिस्तान भी इस चीज को समझ चुका है कि यहाँ से फर्म रिप्लाईज जाएंगे। दूसरी चीज ये है और जो उनको मेजॉरिटी मिली है कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा रीजन बने कि उनके फर्म रिप्लाईज भेजने का। बिल्कुल बहुत बड़ा। दूसरी चीज ये भी है कि एक बहुत बड़ा चेंज पाकिस्तान में आने वाला है, क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिकन ट्रुप्स विड्रॉ कर रहे हैं। जो अमेरिका की निर्भरता इस समय पाकिस्तान के ऊपर है, अमेरिकन फोर्सेस डिपेंड करती हैं, सारी सप्लाई लाइन जो है पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाती है, सारी उनके ट्रुप्स यहीं से मूवमेंट करते हैं, ये बंद होने वाला। ये जो निर्भरता है अमेरिकन की, ये खत्म हो जाएगी इस साल और कहीं ना कहीं अमेरिका जो फिर फेवर करता है, जो हेल्प आउट करता है, वो भी खत्म होगा। फिर जाहिर सी बात है एक हाथ ले होता है। ये अभी कहा नहीं जा सकता, उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि शायद एक बदलाव आए और अमेरिका भी शायद पाकिस्तान पे दबाव डालने में समर्थ हो जाए। चलिए, तो विदेश नीति के लिहाज से इसको और ज्यादा समझने की हम आगे भी कोशिश करेंगे आपसे, और आर्थिक फ्रंट पर क्या कुछ चुनौतियां मोदी के सामने होंगी उनकी भी चर्चा होगी, क्योंकि महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है जिसको तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई आप कम कर दीजिए, कैसे करेंगे उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन इस बीच बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता और मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए नेता राधा मोहन सिंह का क्या कुछ कहना है, उनसे बात की हमारे संवाददाता मधुरेंद्र ने। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल होने के लिए तैयार राधा मोहन सिंह हमारे साथ हैं, जो कि पूर्वी चंपारण से 5वीं बार सांसद हैं। राधा मोहन जी, सबसे पहले आपको न्यूज नेशन की बधाई। ये जो चुनौती एक तरह से माना जा रहा है कि मोदी के कैबिनेट में शामिल होना अपने आप में चुनौती है, इसको किस तरह से स्वीकार कर रहे हैं और क्या आपके सामने चैलेंज? देखिए, देश की जो हालत है, आजादी के बाद 60 वर्षों तक कांग्रेस ने जो देश की दुर्दशा की, तो पूरे देश की समस्या आज इस सरकार के सामने चुनौती है। लेकिन ये अचानक ये चुनौती आई है ऐसा नहीं। जब चुनाव अभियान चल रहा था तो देश ने देखा कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने देश के सामने आने वाली इन चुनौतियों का सामना करने का संकल्प लिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र भाई मोदी ने जो सपना देखा है कि इस देश को मजबूत बनाएंगे, संपन्न बनाएंगे, गांव गरीब को संपन्न बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, वो सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। और उनके सहयोगी के नाते एक अच्छे उपकरण की तरह मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उनके सपना को पूरा करने में अपनी मदद करूंगा। किस तरह का पोर्टफोलियो आपको लगता है कि आपको मिलेगा और किस तरह की जिम्मेदारियां? कल विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री जी कल करेंगे, और सवाल विभाग का नहीं है कि कौन विभाग मिलता है, बल्कि देश के अंदर देश का काम करने का अवसर मिला, ये महत्वपूर्ण विषय है। और इस कसौटी पर खड़ा उतरना ये परीक्षा का विषय है। बहुत छोटा मंत्रिमंडल है और इसमें कैबिनेट मंत्रियों की संख्या बहुत सीमित है। ऐसे में जगह बनाना एक बड़ी बात है, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी कहीं न कहीं अपने सूबे की तरफ भी होगी, जहां पर बीजेपी जो है अब सत्ता से बाहर है, और वहां पर कहीं न कहीं जनता के प्रति जवाबदेही और जिम्मेदारी भी बड़ी। मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र भाई मोदी जिस प्रकार से बिहार को जानते हैं, तो देश मजबूत बनेगा, संपन्न बनेगा, तरक्की करेगा, और बिहार उसमें और तेजी से तरक्की करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो राधा मोहन सिंह कह रहे हैं कि सपना पूरा होगा, ये बातें ध्यान में आ रही हैं, और ये भी कह रहे हैं कि अब जवाबदेही और जिम्मेदारियां जो हैं वो मिलने वाली है, और जो कुछ भी मिलेगी उसे निश्चित तौर पर बेहतरी से निभाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए, जनता ने नमो नमो कहा, तो फिर अब मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नेता भी नमो नमो का जाप ही करते हुए नजर आ रहे हैं और ढेर सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। लेकिन इस बीच अब जब पूरा का पूरा कारवां अपने आखिरी मंजिल पर पहुंच चुका है, तो ऐसे में जश्न का आखिरी दौर भी यहां पर पूरे जोर शोर से चल रहा है। आप देखिए किस तरह से वाराणसी में समर्थक जो हैं वो खुशी के गीत गा रहे हैं गंगा किनारे बैठकर, और जाहिर सी बात है कि वाराणसी से, गंगा किनारे से ही मोदी ने जो मैसेज दिया था वो पूर्वांचल के लोगों ने भी पकड़ा, देश भर के लोगों ने भी पकड़ा, और उसी की जीत अगर कहें तो गलत नहीं होगा हुई।
और पटना में भी जिस तरह से बिहार में एक अप्रत्याशित जीत बीजेपी को मिली, कहीं ना कहीं वहां पर भी खुशियां हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव नजदीक है तो वो इस मौके को और ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं। माहौल बनाना एक चीज होती है कि भाई कम से कम माहौल तो बना के रखिए, अपनी पार्टी का दबदबा बना के रखिए, वो कोशिशें वहां भी जारी है। इकोनॉमी